नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है जनगणना का। जी हाँ, केंद्र सरकार ने जाति जनगणना करने का आदेश पारित कर दिया है और इसको लेकर सभी दल खासकर विपक्ष जो है पूरी तरह से समर्थन में है। यानी अब विपक्ष का कहना है कि विपक्ष जीत हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो फैसला दिया है इसमें जो है किसकी जीत है किसकी हार है ये तो चर्चा का विषय है। लेकिन जाति जनगणना का हम अगर बात करें, जिस तरह से ब्रिटिश काल में जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद जाति जनगणना क्यों नहीं हुई, ये भी एक सवाल है। क्यों जो है सभी सरकारें जो है जाति जनगणना करने से अभी तक बचती आ रही है। क्या जाति जनगणना से आम लोगों को फायदा है? क्या इससे सरकार को फायदा है? क्या इससे पार्टियों को फायदा है या इससे रिजर्वेशन को फायदा है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय जाति जनगणना की चर्चा पर। इसी में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जाति जनगणना का आदेश तो पारित हो गया है, ये कैसे होगा, कब होगा और इससे किसको खासकर फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, ये भी एक चर्चा है। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर जाति जनगणना के ऊपर, जिस तरह से बातें हो रही है और लगभग अब तो हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, जाति जनगणना और जनगणना दोनों थोड़ी अलग अलग चीज़ें करके ये राजनीति चलती रही है। मैं समझता हूँ कि ये सामाजिक से ज़्यादा राजनीतिक एक तरह का एजेंडा इसको बना दिया गया और इसको पूरे विपक्ष ने, इवन कहे कांग्रेस ने मुख्य रूप से इस मुद्दे को उठाया और लगातार इस पर वो मुखर रहे। और केंद्र सरकार ने आखिरकार, कैबिनेट ने, मोदी सरकार ने निर्णय ले लिया कि जनगणना के साथ ये जो है जातिगत जनगणना भी होगी। देखिए, इसके पहले तो केंद्र सरकार या बीजेपी भी इसका विरोध कर रही थी कि जाति जनगणना को शामिल किए जाने से जनगणना में ये जातिगत भावना को बढ़ावा मिलेगा, देश में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि भाई एक तरीके का जाति के ऊपर नहीं, एक समाज के उस तबके का भी लाभ होगा और एक नए सामाजिक द्वार खुलेंगे, ऐसा आप उनका कहना है। अब वही हाल है कि अब सरकार भी पूछेगी कौन जात हो भाई, तो इस तरीके का ये गणना चलेगी। आप इसके इतिहास में अगर आप देखें तो 1931 में वैसे अंग्रेजों ने 1872 में ही पहली जनगणना कराई थी देश में। वैसे 1853 में एक प्रोविंस के, नॉर्थ प्रोविंस, साउथ प्रोविंस का एक जनगणना हुई थी। तो लेकिन 1872 में बाकायदा उन्होंने एक इस देश में जनगणना कराई थी और उसमें जाति की भी जनगणना उसके साथ साथ होती है। ऐसा नहीं है, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जनगणना जो होती है, आपने भी देखा होगा, आप समझदार हैं, जनगणना के समय उस भले ही जाति जनगणना का नाम न दिया जाए इसको, लेकिन उसमें जाति पूछी जाती है। 1951 में पहली बार भारत सरकार ने जनगणना कराई तो उन्होंने 1931 तक तो जाति का आंकड़ा जो है वो सार्वजनिक किया जाता था कि इतनी ये जातियां हैं, ये ओबीसी हैं, ये एससी हैं, ये एसटी हैं। उस समय तो 1931 में कुल 4000 जातियां निकल कर आई थी, 4000 से कुछ ज्यादा जातियां। अब 2011 में जो जनगणना कांग्रेस के शासनकाल में कराई गई तो उसमें लाखों जातियां ऐसे निकल कर आई हैं, मतलब उसमें उल्लेख किया गया। तो उस आंकड़ों को क्या है, 1951 में जो आंकड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जब शुरू हुआ जनगणना, तो एससी एसटी का आंकड़ा तो उसमें जारी किया जाता, दिखाया जाता था कि मतलब दलित और जो है आदिवासी, इनकी जनगणना होती थी और बाकायदा उसमें दर्ज होता था। उसी के आधार पर आगे चल के आरक्षण की व्यवस्था या और भी साधन सुविधाओं, सामाजिक जो उनका था, जो पिछड़े वर्ग के लिए, एससी एसटी के लिए जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उस पर भी डिपेंड करता था। लेकिन 2011 में भी ये बताना चाहते हैं हम कि 2011 में भी जनगणना हुई और उसमें भी जाति की आप देखते होंगे, जब जाति की जनगणना, जाति नहीं, जब जनगणना करने आते हैं तो आपके यहाँ जातियां उसमें पूछी जाती है कि किस जाति के हो, या वो सवाल यही है कि उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने भी सार्वजनिक नहीं किया था, इसके पहले भी सरकारों ने उसको सार्वजनिक नहीं किया। यहाँ तक आप देखिए कि आपके यहाँ कितने एसी हैं, कूलर हैं, आप किस पंखे का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि आपके यहाँ कुछ जानवर आपने पाले हैं तो उनकी भी जनगणना उसके साथ
होती थी। और ये कहा जाता था जैसे आर्थिक सर्वेक्षण के नाम पे कि आपके पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ी है, तो वो सारी चीजों का एक डाटा जो सरकार जरूर इकट्ठा करती थी। इसी तरह जाति का भी डाटा इकट्ठा करती थी कि आप किस जाति से आते हैं, जनगणना के दौरान ही। और लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था, सार्वजनिक नहीं किया जाता था, वो परंपरा ही नहीं थी। अब इन्होंने इसको सार्वजनिक अब 2011 की भी जनगणना की थी कांग्रेस के शासनकाल में, लेकिन जाति भी उसमें उल्लेखित थी, मतलब जाति का भी उन्होंने उसमें उल्लेख किया था, लेकिन उन्होंने तो नहीं किया। बाद में उसको राजनीतिकरण उसका कर दिया। और अब देखते हैं, अब राजनीतिक जब एजेंडा बन गया तो मोदी सरकार के सामने भी यही आया कि भाई ये तो राजनीतिक एजेंडा बनता जा रहा है। और आप जानते हैं अभी भी देश का जो ताना बाना है जातिगत एजेंडा है, राजनीति और जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, जाति की राजनीति होती है। अब देखिए सालों साल यहाँ मराठा आंदोलन और ओबीसी आंदोलन और ये सब चलता रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं कुल राजनीतिक एजेंडे के तहत ही की गई हैं। इसमें ये समझ लीजिए एक मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार ने मारा है कि कांग्रेस का जो मुद्दा था उसको उन्होंने छिन्न कर दिया। हाँ, उसको भोतरा कर दिया, उसकी धार जो है उसकी एकदम। अब आने वाला चुनाव है 2027 में, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो जानते हैं आप कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो, जाति के आधार पर ही लड़ा जाता है। तो इस जातिगत मुद्दे को हवा न मिले या पब्लिक में इस तरह का संदेश न जाए कि हम जातियों के खिलाफ हैं। पिछली बार राहुल गांधी ने या ये आरक्षण के मुद्दे पर, जाति के मुद्दे पर ही ये इस तरीके से मुखर होकर ये इतनी ज्यादा सीटें इन्होंने प्राप्त की। तो ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी थी कि भाई इस तरह का अगर ये मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव में भी चल गया तो हो सकता है कांग्रेस बाजी मार ले। तो इस तरीके से उन्होंने उसको एक पटाक्षेप करने के लिए, उनके मुद्दे की धार को जो है ना बिल्कुल कमजोर करने के लिए या खत्म करने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया, ऐसा मुझे लगता है। तो इसका फायदा किसको होगा? इसका नहीं, देखिए इसका फायदा वही तो मैं कह रहा हूं, इसका फायदा उस तरह से कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है जी। मैं समझता हूं कि ओबीसी की जनगणना, जैसे ओबीसी की संख्या बढ़ेगी, लेकिन ओबीसी की संख्या बढ़ी, आज देखिए ओबीसी की भले संख्या बढ़ेगी, निश्चित रूप से सभी जातियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन ओबीसी को उसका फायदा भी मिला है। आज आप देखिए ओबीसी बहुत तेजी से आज 10, 15, 20 सालों में उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, महाराष्ट्र हो, ओबीसी बहुत तेजी से उभरा है। ओबीसी में भी आपसी द्वंद्व चल रहे हैं काफी। तो इस द्वंद्व से गति मिलेगी, यही है कि उसका राजनीतिक लाभ जो है ये राजनेता ज्यादा उठा पाएंगे कि देख ओबीसी में इतनी सारी जातियां हो गई हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में ओबीसी में कितनी जातियां, राजभर समाज वो अलग चल रहा है, पटेल समाज अलग चल रहा है, यादव समाज अलग चल रहा है और मल्लाह समाज अलग चल रहा है। तो ये जातियों का जो समीकरण है, जैसे ये ना, अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि जो जनगणना होगी इसमें केवल जाति की नहीं है, पंथ की, संप्रदाय की भी जनगणना होगी। इसमें भाई धर्म का तो होने वाला ही, कुछ पंथ से, जैसे आप बताइए कर्नाटक में अलग अलग पंथ के लोग हैं जी, उत्तर प्रदेश में अलग अलग पंथ के लोग हैं, दक्षिण भारत में अलग अलग पंथ के लोग हैं, तो वो शैव संप्रदाय के लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, उसमें भी एक विभाजन की स्थिति आएगी। इससे समाज का तो मुझे नहीं लगता कि कुछ फायदा होने वाला है। हाँ, सरकार खुद जानती, सरकार के पास सारे आंकड़े होते हैं, सरकार चाह ले तो अब देखिए कुल भी कितनी भी जनगणना, कितना भी आंकड़े प्रस्तुत, कुछ न कुछ उसमें कमियां रह जाती हैं। तो सरकार के पास इतनी सारी सुविधाएं हैं जो जड़ से लेकर ऊपर तक वो इकट्ठा कर सकता है। इसका रिजर्वेशन में कितना असर पड़ेगा? रिजर्वेशन पे इसका असर इसीलिए, इसके पीछे इन्होंने एक ही तर्क लगाया है, इसके कांग्रेस का या विपक्षियों का, इससे रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है कि जब संख्या ज्यादा बढ़ गई है तो उसमें आप उनकी संख्या जब बढ़ गई है तो रिजर्वेशन भी ओबीसी का बढ़ा। तो इसके पीछे राजनीतिक जो अभी 45% है उसको, हाँ, उसको जैसे 27% था ओबीसी का अकेले, तो 27% की सीमा ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट ने 50% का लेवी लगा के रखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको बढ़ा देंगे, अगर ये संख्या ज्यादा दिखाई देगी तो ये है एक तरीके से, मैं तो समझता हूं आपस में संघर्ष का मामला, जैसे मराठों और ओबीसी का संघर्ष महाराष्ट्र में चल रहा है आरक्षण को लेकर, इसलिए और अगर अधिक होगा तो आने वाले समय में ये जातियों के बीच का संघर्ष बढ़ने वाला है।
इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, ये ठीक है, रिकॉर्ड के लिए सरकार रखती भी थी, उसको सार्वजनिक नहीं करती थी, यही मेरा मानना है। सुप्रीम कोर्ट तक गए, उन्होंने सरकार ने कहा कि नहीं, 2011 के जो आंकड़े थे उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसलिए हम उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो वो एक अपना उनका एक नजरिया था कि भाई इससे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है और बाकी सारी चीजें केंद्र सरकार ने। लेकिन अब केंद्र सरकार को या ये जातिगत जनगणना के सामने, और जनगणना के आम जनगणना जो होती है उससे जातिगत जब जनगणना आएगी तो सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे। आंकड़ों के सामने आने से संख्या निश्चित रूप से सभी जातियों की बढ़ने वाली है। अब उन्होंने जैसे EWS को ब्राह्मण समाज ओपन समाज को जो है उन्होंने दे दिया 10%, तो उनको ये लगा कि भाई इनकी भी संख्या, OBC की भी संख्या बढ़ सकती, निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन उसमें संघर्ष भी उतना ही ज्यादा मुझे लगता है OBC में बढ़ने वाला है कि भाई इसका आरक्षण का कितना लाभ मिलेगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन संघर्ष की स्थिति तो आएगी और इसका लाभ जो है राजनीतिक दल उठाएंगे और भी पार्टियां जाति के नाम पे खड़ी होंगी और वो आरक्षण की मांग करेंगी। ये सब कुल मिलाकर जो है ना, इस देश में थोड़ा सा ये समाजवाद के नाम पे जो ना जातिवाद फैलाने का समझते इसको कितना जरूरी था ये? देखिए, जरूरी तो है, जरूरी देखिए सेंसस है। अब कास्ट सेंसस जरूरी मतलब एक देखिए सामाजिक ताना बाना होता है, समाज की देश की कल्याणकारी योजनाएं होती है, तो उसके लिए जरूरी था। वो सरकार उसको बना सकती है, सरकार उस आधार पर उसको निधि ज्यादा दे सकती है या और भी योजनाएं बनाते समय वो सब सही था। लेकिन इसको सार्वजनिक, वही तो मैं बार बार बोल रहा हूं, पता था सरकार को कि इतनी OBC जातियां हैं, इतने हैं, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं करते थे। वो 1931 में पहली बार अंग्रेजों ने उसको सार्वजनिक किया था कि नहीं ये OBC जातियां हैं, ये SC हैं, ST है, तो सरकार भी SC ST का तो सार्वजनिक करती थी, उसको पता था SC ST का। लेकिन OBC की जातियों को ये केवल राजनीतिक मुद्दे के अलावा और कुछ नहीं है, और उस मुद्दे से भटकाने का काम, ऐसा लगता था कि उनको भटकाने का काम कांग्रेस कर रही है, इसलिए इन्होंने उस पर एक मास्टर स्ट्रोक मारा कि भाई नहीं ठीक है, चलो हम जनगणना के साथ जाति की जनगणना भी करा देंगे, ताकि आने वाला चुनाव भी है वो भी बीजेपी भी जानती है, बीजेपी भी जातियों का समीकरण बनाकर ही सत्ता में आई है जी। तो वो भले ही विकास की बात करें, सर्वधर्म समभाव की बात हो, सबका साथ सबका विकास की बात हो, लेकिन बिना जातिगत समीकरण के कोई काम किसी भी राजनीतिक दल में नहीं होता। टिकट बंटवारे में भी जातिगत समीकरण पूरी तरह देखा जाता है। तो ये सारी चीजें एक तरीके पर आप बोलते हैं ना, कान इस तरफ से पकड़ो चाहे इस तरफ से पकड़ो, बात वही है। लेकिन उसको उन्होंने एक नया स्वरूप दे दिया ताकि ये OBC की और जातियां हैं, कांग्रेस उसका लाभ या विपक्ष उसका लाभ उस तरह से न उठा पाए। धन्यवाद मिश्रा जी। तो फ्रेंड्स, चर्चा हमारा यही था कि जाति जनगणना जो निर्णय लिया गया है इसका फायदा किस तरह सरकार उठाएगी, किस तरह लोगों को फायदा होगा, क्योंकि जाति के हिसाब से जिस तरह से टिकट बंटवारे होते हैं, चुनाव होते हैं, उसको लेकर तो सरकार फायदा उठाएगी, पार्टियां फायदा उठाएंगी, क्योंकि जिस इलाके में जिसकी जाति ज़्यादा होगी उस हिसाब से उसको जो है वहाँ पर टिकट मिलेगा और उस हिसाब से वोटिंग भी होगी या होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप क्या मानते हैं कि जाति जनगणना का जो निर्णय लिया गया सरकार का, कितना सही निर्णय है, कितना गलत है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। और हम जो है इसके ऊपर और भी क्या क्या चीज़ें होती है, अब निर्णय तो ले लिया गया है, लेकिन इसका जो है शुरुआत कब होगी और इसका रिजल्ट कब आएगा, ये अभी आगे का समय है। तो देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।